हेलो बच्चों। तो ये है आपके मिड टर्म पेपर का सेकंड पार्ट 2 फिफ्थ क्लास का मैथ्स का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर है। ये सेक्शन ए मैंने पहले पार्ट में करवा दिया था, अब हम कर रहे हैं सेक्शन बी। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम इन कॉलम ए विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ई। एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया ई, एक्यूट एंगल। फिर नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो इसका आंसर होगा सी, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, सी। राइट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, ए। फिर है हेक्सागन। हेक्सागन वो पॉलीगन होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। जैसे ये एक स्क्वायर है, इसकी कितनी साइड है? इसकी 4 साइड है। तो ऐसे ही जो पॉलीगन होता है, हेक्सागन होता है, उसकी 6 साइड्स होती हैं। तो इसका आंसर होगा बी, अ पॉलीगन विद 6 साइड्स। फिर है वर्टेक्स। वर्टेक्स का अगर हम आसान भाषा में समझें तो वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। किसी भी शेप में अगर कोई कोना है तो उसको हम वर्टेक्स कहेंगे। और अगर उसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो वर्टेक्स वो कॉर्नर है जहाँ पे जो है 2 साइड्स मीट करती हैं, मिलती हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर में देख सकते हैं कि जहाँ पे 2 साइड्स मिल रही हैं, यहाँ पे और यहाँ पे 2 साइड्स मिल रही हैं, तो यहाँ पर एक कोना बन रहा है। सेम यहाँ पर और यहाँ पर वर्टेक्स बन रहे हैं, तो उसी को वर्टेक्स कहते हैं। इसका आंसर होगा डी, द कॉर्नर वेयर 2 साइड्स ऑफ अ शेप मीट। अब इस क्वेश्चन में हमें चॉइस दी हुई है और लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इधर हमें ये क्वेश्चन करना है और हमें ये क्वेश्चन करना है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। दोनों ही क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। दोनों में से ओनली एक ही क्वेश्चन करना है। अगर आप दोनों क्वेश्चन करते हैं तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द शेप विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल इज कॉल्ड अ डैश। तो वो शेप जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 इक्वल साइड्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? और जिसके 4 राइट एंगल होते हैं, क्या कहलाता है वो? स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नेक्स्ट है एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। ओके। द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3 o'clock फॉर्म अ डैश एंगल। मान लीजिए ये एक क्लॉक है, इसमें ये क्लॉक है और इसमें 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल बनेगा? ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल। तो इन दोनों का आंसर, सेकंड और थर्ड का आंसर होगा राइट एंगल। एनी शेप दैट इज नॉट क्लोज्ड। अब अगर हम सवाल में ही देखें कि जो चीज़ क्लोज नहीं है वो क्या होगी? अगर कोई चीज़ क्लोज नहीं है तो वो ओपन होगी। तो एग्जैक्टली इसमें भी यही होगा कि एनी शेप दैट इज नॉट क्लोज इज कॉल्ड एन ओपन शेप। कि जो शेप क्लोज नहीं है वो कौन सी शेप होगी? ओपन शेप होगी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। ये जो दोनों शेप्स हैं इसमें कहीं पे भी कोई वे नहीं है, कोई पाथ नहीं है कि जहाँ से बाहर आया जा सके। यहाँ पे कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम, जहाँ पे स्पेस हो जिससे बाहर निकला जा सके, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी कहीं कोई स्पेस नहीं है जहाँ से बाहर निकला जा सके। तो ऐसी शेप्स को कहते हैं क्लोज शेप। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी शेप बनाऊं, ये जो शेप है इसमें एक खुला एरिया है, इसको कहते हैं
ओपन शेप। नेक्स्ट है अ ट्रायंगल हैज़ डैश साइड्स एंड 3 एंगल, कि एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो इसका आंसर हो गया 3 साइड्स। और कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। 15 कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस 1 3 6 10 डैश। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें अगला नंबर होगा 15। तो अगर आपको याद हो कि फर्स्ट पार्ट में हम जब सेक्शन ए में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें ऐसी ही एक सीरीज़ भी आई थी। वहाँ पे हमने देखा था कि 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। यानी कि यहाँ पर 15 आ रहा है और यही चीज़ यहाँ पे बोली है, यानी ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रू। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इफ़ यू टर्न द लेटर एच अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन यानी आप उसको उल्टा कर देंगे तो इट विल लुक सेम एज द ओरिजिनल। तो ये बात भी ट्रू है, अगर आप एच को उल्टा कर देते हैं तो वो एच ही लगेगा। मान लीजिए ये एच है, अगर इसको मैं आधा घुमा दूँ, ऐसे कर दूँ, तो भी ये एच ही बनेगा। तो ये बात भी ट्रू है। फिर है द रूल फॉर द नंबर पैटर्न 5 11 23 47 इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड 1। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने +2 +3 +4 वाला रूल था, यहाँ पे हमें रूल बोला गया है कि रूल है 2 से गुणा करो और 1 ऐड कर दो, 1 जमा कर दो। तो देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो अगर 5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 हो गया, तो बन रहा है 11। फिर 11 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, 22 में 1 प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा, अगेन 23 बन रहा है। अब 23 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आएगा, 46 में 1 प्लस करेंगे तो 47 आएगा। तो यानी कि जो ये बोला गया है ये बिल्कुल सही बोला गया है, तो इसको हम कर देंगे ट्रू। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द सीक्रेट कोड फॉर बुक इज CNPJ देन कोड फॉर कॉपी इज DQRY। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमें बुक के लिए एक सीक्रेट कोड दिया गया है। अब हमें बताना है कि अगर ये कुछ एक रूल लगाया गया है जिसके हिसाब से बुक का जो कोड है वो CNPJ बन रहा है, तो कॉपी का कोड DQRY बनेगा। अब इन क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। बस आपको लिख देना है एक बार, बुक और CNPJ। अब आप यहाँ देखिए, बुक B के बाद क्या आता है, C आता है, और O से पहले क्या आता है, O से पहले N आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, K से पहले क्या आता है, J आता है। यानी कि यहाँ पे क्या रूल चल रहा है, पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, पहले क्या आता है बाद में क्या आता है। यानी कि एक नंबर में पहले वाला देखेंगे, दूसरे अल्फ़ाबेट में पीछे वाला देखेंगे, ये इसका रूल है। तो यही रूल अब हम कॉपी पे लगाते हैं। हमने लिख दिया COPY। अब पहले आएगा, स्टार्ट करेंगे कि C के बाद क्या आता है, तो C के बाद आता है D, O से पहले क्या आता है N, P के बाद क्या आता है Q, Y से पहले क्या आता है X। तो यानी कि हमारा आंसर क्या बन रहा है, DNQY। हमारा आंसर बन रहा है DNQY। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है DQRY, यानी कि ये गलत है, तो इसको हम कर देंगे फॉल्स। फिर है द नेक्स्ट नंबर इन द ग्रोइंग पैटर्न 1 1 + 2 3 1 + 2 + 3 6 1 + 2 + 3 + 4 10, फिर उसके बाद है 15। तो यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 4 तक यहाँ हो गया था तो हम उसमें 5 भी एक जोड़ देंगे। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। यानी कि ये बोल रहे हैं कि 15 इसके बाद आएगा, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। अब सेक्शन C की तरफ चलते हैं। रवि रिसीव्स 120 रुपीज़ एज हिज मंथली पॉकेट मनी
ही डिसाइड टू स्पेंड इट एज फॉलोज, कि रवि ने 120 रुपये उसको पॉकेट मनी मिली है और उसने उसको स्पेंड करने का वो करा है, डिसाइड करा है कि वो कैसे कैसे उसको स्पेंड करेगा। 1/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन अ स्टोरी बुक, 1/3 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन स्नैक, कि 1/4 रुपीज़ वो स्टोरी बुक खरीदेगा, 1/3 अपनी पॉकेट मनी में से वो स्नैक्स खरीदेगा। तो अब इसका एक क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द स्टोरी बुक, कि उसने स्टोरी बुक पे कितने रुपए स्पेंड किए। तो उसको मिले थे 120 रुपीज़, 120 रुपीज़ में से उसने 1/4 स्टोरी बुक पे खर्च किए, यानी कि 1/4 को उससे 120 से करेंगे तो 4 से 120 को डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और 0 30, यानी कि उसने स्टोरी बुक पे कितने रुपए खर्च किए, 30 रुपीज़ खर्च किए। ऐसे ही 1/3 हिज पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स, 120 में से 1/3 उसने स्नैक्स पर खर्च किए, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 ज़ा 12 और 0 यानी 40 रुपीज़। अब उसने 30 रुपीज़ स्टोरी बुक पे खर्च किए, 40 रुपीज़ उसने स्नैक्स पे खर्च किए। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट, अब उसने 30 रुपये खर्च कर लिए और 40 रुपये खर्च कर लिए, यानी टोटल उसने कितने रुपए खर्च कर लिए, उसने 70 रुपये खर्च कर लिए और उसके पास कितने रुपए थे, 120 रुपये थे। तो 120 में से 70 गए, कितना बचा, 50। तो यानी कितनी मनी उसके पास लेफ्ट, कितनी लेफ्ट है, कितनी बची है, 50 रुपये उसके पास बच गए। Look at 3 shapes given below, a rectangle, a square and the letter S. अब हमें यहाँ पे 3 shapes दी हैं, rectangle, square और S. Draw all the possible line of symmetry on line. If we keep the mirror, we can see the same image for the rectangle and the square. अब line of symmetry का मतलब क्या होता है, line of symmetry का मतलब ये होता है कि उस इमेज पर ऐसी लाइन बनाई जाए कि वो उस इमेज को 2 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करे, कि अगर एक इमेज पर शीशा रखा जाए तो वो सेम उसी की तरह की इमेज बने। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है, अगर मैं इसके बीच में लाइन डालती हूँ और यहाँ पर अगर शीशा रखा जाएगा, मान लीजिए एक शीशा है, तो उसमें भी सेम वही शेप बनेगी और वो उस शेप को कंप्लीट कर देगी। तो यही होता है लाइन ऑफ सिमेट्री की, यानी कि 2 बराबर बराबर भागों में उस शेप को बांट दें। तो अब पहला क्वेश्चन यही है कि लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है रेक्टेंगल और स्क्वायर पर। तो देखिए, अगर मैं इसको बीच में से ऐसे लाइन डाल दूं तब भी ये बराबर है, इस तरीके से लाइन डाल दूं तब भी ये बराबर रहेगा, इस तरीके से लाइन डालूं या इस तरीके से लाइन डालूं ये बराबर ही रहेगा। ऐसे ही स्क्वायर में भी कहीं से भी इस पे लाइन डालेंगे ये बराबर ही दिखेगा। Which of these shape will look the same after a half turn, कि इनमें से कौन सी शेप को अगर आधा घुमाया जाए तो वो सेम वैसी ही दिखेंगी। तो आप देखिए, ये एक स्क्वायर है, इसको अगर मैं आधा घुमा भी देती हूँ तो भी ये स्क्वायर ही दिखेगा। और मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, इसको अगर मैं आधा घुमा देती हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी ये सेम नहीं दिख रहा है। ओके, तो कौन सी शेप दिखेगी, स्क्वायर। और इसके अलावा अगर मैं एस को भी आधा घुमा देती हूँ, ये एस है ऐसे, इसको अगर मैं आधा घुमा दूँ तो भी ये ऐसा ही दिखेगा। तो स्क्वायर और एस को अगर हम आधा घुमा दें तो भी वो सेम वैसे ही दिखेंगे। Which of these shape will look the same after 1/4 turn? अब 1/4 टर्न का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक एरो है, इस एरो को अगर मैं पूरा घुमा दूं कि ये वापस इसी तरह बन जाए तो ये होता है 1 टर्न। लेकिन अगर इस एरो को मैं आधा घुमाऊं, जैसे घड़ी का सुई होती है,
घड़ी की सुई को अगर मैं यहाँ तक घुमाऊँ कि ये यहाँ पर आ गया तो ये होता है हाफ टर्न। और 1/4 टर्न का मतलब है कि अगर ये है और मैंने इसको 90 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कौन सा होता है, हाफ टर्न होता है। ओके, ये होता है फुल टर्न, ये होता है हाफ टर्न, और ये वाला टर्न होता है 1/4 टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें बोला गया है कि कौन सी शेप को अगर मैं कि हम 1/4 टर्न घुमाएंगे तो वो सेम वैसा ही लगेगा। तो अगर मैं रेक्टेंगल को 1/4 घुमाती हूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर मैं स्क्वायर को घुमाऊंगी तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर मैं एस को घुमाती हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सॉरी, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें टर्न ही पूछे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा घूम जाए वो फुल टर्न होता है, जो आधा घूमे वो 1/2 होता है, और जो बिल्कुल इतना घूमे, जैसे 90 डिग्री का एंगल है तो जो इतना घूम रहा है वो 1/4 होता है। अब यहाँ पे अंकित ने फैन के 4 डिफरेंट कलर्स बना दिए हैं ब्लेड के। ड्रॉ व्हाट दिस फैन विल लुक लाइक आफ्टर 1/4 टर्न। अब देखिए ये एक फैन है, ये फैन है। ओके, तो इसमें 1/4 टर्न कितना होगा कि जो ये वाला ब्लेड है वो इधर आ जाए। अगर ये ब्लेड इधर आया तो जो हरा वाला है वो इधर खिसक जाएगा, येलो वाला इधर खिसक जाएगा, और ब्लू वाला इधर खिसक जाएगा। तो यानी कि इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जो ब्लू वाला है वो यहाँ आ जाएगा, और रेड वाला यहाँ आ जाएगा, ग्रीन वाला यहाँ आ जाएगा, और येलो वाला यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये था, जो यहाँ पर था, जो ये रेड वाला था ये यहाँ पर आ गया, यानी कि कितना टर्न हो गया, ये 1/4 टर्न हो गया। ओके, अब है ड्रॉ व्हाट दिस फैन विल लुक लाइक आफ्टर हाफ टर्न क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुइयों के तरह। ओके, तो अब बताना है कि हाफ टर्न में ये कितना बन जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए कि अगर हाफ टर्न की बात करें तो जो अगर ये यहाँ पर है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, रेड वाला यहाँ आ जाएगा। रेड वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, और उसके बाद ग्रीन वाला यहाँ पर आ जाएगा, येलो वाला इधर आ जाएगा, और ब्लू वाला इधर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब क्या हुआ है कि जो यहाँ पर था वो हाफ टर्न लेके यहाँ आ गया है, ग्रीन वाला यहाँ था वो हाफ टर्न लेकर इधर आ गया है, जो ब्लू वाला था वो हाफ टर्न लेकर इधर आ गया है, ये रहा, और जो येलो वाला था वो हाफ टर्न लेकर इधर आ गया है, यहाँ आ गया है। ओके, तो ये था हाफ टर्न क्लॉकवाइज का। अब है ड्रॉ व्हाट दिस फैन विल लुक लाइक आफ्टर अ 3/4 टर्न, यानी आधे से भी ज़्यादा टर्न। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब हम हाफ टर्न करते हैं तो ब्लेड यहाँ आता है, 3/4 में क्या होगा, और यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो रेड वाला जो है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप रेड वाले के जैसे अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप क्या करिए, सीधा रेड वाले को ही मान के चलिए। रेड वाले के बाद क्या है, ग्रीन है, तो रेड वाले के बाद सीधा ग्रीन बना दीजिए यहाँ पर, वो उसका 3/4 हो जाएगा।
ग्रीन वाले के बाद येलो है, येलो बना दीजिए, और येलो वाले के बाद है ब्लू, तो इसके बाद ब्लू बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सभी का 3/4 टर्न अपने आप हो गया। रेड यहाँ पर आ गया, ग्रीन यहाँ आ गया, येलो यहाँ आ गया और ब्लू यहाँ आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Sunita has 2 ribbon of different color, red ribbon that is 12 meter long and blue ribbon that is 18 meters long. She wants to cut both ribbon into strip of equal length so that no ribbon is left over. What are the common factors of 12 and 18? अब सुनीता के पास 2 रिबन है, एक 12 मीटर का है, एक 18 मीटर का है। वो उनको इक्वल लंबाई में ऐसे काटना चाहती है कि कोई भी उसमें जो रिबन है वो बच ना जाए, यानी कि इक्वल लंबाई में भी कटे दोनों रिबन और उसमें कुछ शेष ना रहे, पूरा वो उसमें लग जाए। अब यहाँ पे 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स पूछे हैं, तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिससे कि वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाए। तो 12 और 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 12 का फैक्टर होगा 1 2 3 4, 5 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 10 11 नहीं होगा, 12। तो ये हो गए 12 के फैक्टर। अब 18 के फैक्टर देखते हैं। 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10 11 12 कुछ भी नहीं होंगे, इसके बाद सीधा 18। तो ये हैं 12 और 18 के फैक्टर्स। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इनमें से कॉमन फैक्टर हैं 1 2 3 एंड 6। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 और 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप शी कैन कट। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा है कि जब वो इनकी काटेगी इनको 12 और 18 मीटर के उनको रिबन्स को, तो सबसे लॉन्गेस्ट कट वो कौन सा लगा सकती है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर है 1 2 3 और 6। तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कट के वो रिबन्स को कट कर सकती है वो है 6 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। हाउ मैनी रेड स्ट्रिप्स एंड ब्लू स्ट्रिप विल शी हैव इन टोटल। अब अगर वो उसको 6 मीटर में काटेगी तो उसके पास कितनी स्ट्रिप्स होंगी? रेड स्ट्रिप्स और ब्लू स्ट्रिप। रेड स्ट्रिप है 12 मीटर की, तो अगर 6 मीटर में वो उन्हें काटेगी तो उसको 2 स्ट्रिप्स मिलेंगी। और ब्लू है 18 की, अगर उसको वो 6 मीटर में काटेगी तो 6 3 ज़ा 18, उसको 3 स्ट्रिप्स मिलेंगी। यानी कि 12 को 6 से डिवाइड किया और 18 को 6 से डिवाइड किया, तो जो आंसर आया उतनी ही स्ट्रिप्स उसमें कटेंगी। अब इसके बाद चॉइस है, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। 3 बेल रिंग एंड इंटरवल ऑफ 4 6 एंड 8 मिनट। 3 बेल्स हैं जो 4 6 और 8 मिनट के अंतराल में बजती हैं। इफ़ दे ऑल रिंग टुगेदर एट 6 AM, कि अगर वो 6 बजे एक साथ बजती है तो आंसर करना है हाउ मैनी मिनट विल दे रिंग टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब क्या है कि हमें बताना है कि नेक्स्ट वो कितने बजे वो तीनों बेल एक साथ बजेंगी। तो इसमें हमें आंसर में ही, क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है कि हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि इसका एलसीएम निकालना है। तो हम 4 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 1 × 3 × 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। ओके, 24। यानी कि 6 बजे के बाद नेक्स्ट वो एक साथ कब बजेंगी? 24 मिनट बाद, यानी कि 6:24 पर वो बजेंगी।
6:24 पर एक साथ वो बेल बजेंगी। फिर बी है, एट वॉट टाइम विल दे रिंग नेक्स्ट रिंग टुगेदर। अब उसके बाद फिर हमसे पूछा है कि फिर उसके बाद वो कितने मिनट बाद बजेंगी। तो हमें पता है आंसर कि 24 मिनट लगते हैं। तो अगर 6:24 पर वो बजी है तो अगले 24 मिनट यानी इसमें 24 ऐड कर देंगे 48, यानी नेक्स्ट वो फिर 6:48 पर एक साथ बजेंगी। फिर है, हाउ मैनी टाइम विल ईच बेल हैव रंग इंडिविजुअली बिफोर दे ऑल रिंग टुगेदर अगेन। अब एक साथ तो हमें पता चल गया कि वो 24-24 मिनट के गैप पर बजेंगी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम 6:48 के बाद जब नेक्स्ट टाइम वो बेल बजेगी तो उससे पहले जो बेल है इंडिविजुअली अलग से वो कितनी कितनी बार बज चुकी होंगी ये हमें बताना है। तो 6:48 के बाद दोबारा से 48 मिनट के बाद दोबारा से वो 24 मिनट बाद बजेंगी, तो यानी कि 72 मिनट्स। 72 मिनट का मतलब है 1 घंटा 60 मिनट और 12 मिनट, 1 घंटा और 12 मिनट, यानी 7:12 पे वो नेक्स्ट बजेंगी और तब तक उनको कितने मिनट हो गए होंगे, 72 मिनट्स हो चुके होंगे। तो अब 72 मिनट्स में जो 4 मिनट वाली बेल है अगर हम उसको देखें, 4 मिनट वाली बेल को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 32 कट गया, यानी 18 बार वो बेल बज चुकी होगी। 18 बार बेल बज चुकी होगी, लेकिन उसमें से 3 बार वो बेल टुगेदर में बजी है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 18 में से 3 लेस कर देंगे तो 15 मिनट, 15 बार, यानी जो 4 मिनट वाली बेल है वो 15 बार बज चुकी है। फिर 6 मिनट वाली बेल को देखते हैं, तो 6 को देखेंगे तो 12 बार वो बजी है, लेकिन 12 बार में से 6 बजे, 6:24 और 6:48 पे वो बज चुकी है। तो 12 में से 3 जाएंगे 9, यानी कि 6 मिनट वाली जो है वो 9 बार बज चुकी है। फिर बारी आती है 8 मिनट वाली की, 1 मिनट, 8 मिनट वाले की। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, तो वो 9 बार बज चुकी है, लेकिन उसमें से वो 3 बार सबके साथ बजी है। तो इंडिविजुअल वो कितनी बार बजी है, वो 6 बार बजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। अ स्कूल हैज़ अ वेजिटेबल गार्डन डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। कि एक स्कूल है उसमें वेजिटेबल गार्डन है और वो 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें टमाटोज हाफ ऑफ द गार्डन में उगाए जाते हैं, स्पिनच 1/5 में उगाए जाते हैं और जो बाकी एरिया बचा उसमें ब्रिंजल्स उगाए जाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गार्डन आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग टमेटोज। कि टमेटोज को उगाने के लिए कितने गार्डन का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो टोटल पार्ट है 20, 20 में से 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है हाफ। तो हम सीधा ही देख सकते हैं कि 20 का हाफ कितना होता है, 10। तो सीधा ही इसका आंसर क्या हो गया, 10। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 को 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 से डिवाइड करेंगे 2 को, आंसर क्या आएगा, 10। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 10। अब सेकंड है, हाउ मेनी पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग स्पिनच। तो स्पिनच 1/5 पार्ट में होता है। तो 20 का 1/5 यानी 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 होता है, यानी 4 पार्ट्स जो हैं वो पालक के लिए यूज़ होता है। अब है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गार्डन इज़ यूज फॉर ग्रोइंग ब्रिंजल्स। कि ब्रिंजल्स के लिए कितना पार्ट बचता है। तो हमने देखा था कि ब्रिंजल्स के लिए रिमेनिंग पार्ट था। तो अगर टमाटर 10 एरिया में हो रहा है और स्पिनच 4 एरिया में हो रहा है तो 14 पार्ट तो यही हो गए। अब 20 में से 14 पार्ट यूज़ हो गए, तो 20 में से कितना बचा, 6 पार्ट बचा। अब 6 का हमको फ्रैक्शन निकालना है,
तो टोटल एरिया कितना था, टोटल पार्ट्स थे 20, 20 में से 6 पार्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6/20 पार्ट जो है वो रिमेनिंग है। आप इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो, ये 2 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर, तो 2 10s are 20 और 2 3s are 6, तो यानी इसका आंसर हो गया 3/10। 3/10 पार्ट में ब्रिंजल उगाया जाएगा। फिर है ड्रॉ द रेक्टेंगुलर गार्डन, कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन हमें ड्रॉ करना है, शोइंग पार्ट्स फॉर टमेटो, स्पिनच एंड ब्रिंजल यूजिंग डिफरेंट कलर्स और शेडिंग। तो अब आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है जिसमें 20 पार्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक बड़ा सा एरिया बना सकते हैं और यहाँ पे आप उसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर एरिया के 20 पार्ट्स बना दिए हैं। अब इसमें आप डिफरेंट कलर से यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम टमाटो की बात करें तो टमाटो के लिए हम 10 एरिया जो था वो था, हाँ तो बच्चों ये है एग्जैक्टली जो रेक्टेंगल है, इसमें 20 पार्ट्स हैं। तो इसमें से 10 पार्ट्स जो हैं वो हम टोमेटो के लिए रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद 4 पार्ट्स जो हैं वो स्पिनच के लिए, 1 2 3 4। तो इसके बाद जो बाकी बच गया वो किसके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रिंजल के लिए, ये हो जाएगा ब्रिंजल के लिए। तो ऐसे आप अलग अलग कलर से उसको कर सकते हैं। अब इसके बाद अगेन हमें चॉइस दी हुई है इस क्वेश्चन में, और है या तो ऊपर वाला कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो। कीर्ति इज़ बाइंग वेजिटेबल फ्रॉम अ शॉप, कीर्ति एक शॉप से वेजिटेबल खरीद रही है और यहाँ पे वेजिटेबल लिखे हैं और यहाँ पे उनका पर किलो के हिसाब से प्राइस लिखा हुआ है, और उसने ये चीज़ें खरीदी है। जैसे हाफ kg ऑफ टमेटोज़, टमेटो है 40 रुपये के, 40 रुपये का है, उसने हाफ खरीदा है यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। 20 रुपये के टमाटर खरीदे हैं। फिर है कैरेट, कैरेट खरीदी है 1/4, यानी 60 का 1/4 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। 3/4 पोटैटो, पोटैटो 24 रुपये के हैं, 3/4 खरीदे हैं, 4 को 24 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 3s 18। फिर है हाफ kg अनियन, 32 रुपये की है अनियन, हाफ यानी कि इसका आधा, 32 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 16। ओके, कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर ईच वेजिटेबल शी बॉट एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ हर बिल। अब हमें टोटल अमाउंट बताना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो वो हैं टमेटोज़ जो थे वो 20 रुपये के थे, कैरेट्स थी 15 रुपये की, पोटैटोज़ थे 18 रुपये के, और अनियंस थी 16 रुपये की। अब इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 69 रुपीज़, यानी टोटल उसने कितना रुपये खर्च किया है, 69 रुपीज़। तो ये थी हमारी वीडियो मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर की। सभी बच्चे इसको समझेंगे अच्छे से और फिर प्रैक्टिस करेंगे।